हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमृत है और मैं करंटली आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा हूँ। सो आज का हमारा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी। इसमें हम लोग इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स है और जो मेन फॉर्मूले इस चैप्टर में बेसिकली तुम्हें जो पोस्टुलेट्स है वो याद रखने हैं। वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। और एक होते हैं तुम्हारे इस चैप्टर में फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो उन फॉर्मूलाज को ध्यान रखना और वो फॉर्मूला क्या काम कर रहा है, किस पे बेस्ड है, वो भी ध्यान वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। लाइक ये सब पता होना चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले सारे फॉर्मूलाज जो है एक बार उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा एक आता है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। इसे हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हमें कुछ ज्यादा नहीं याद रखने की जरूरत है, बस ये याद रखना है कि मोनो एटम के लिए ये होता है 3 और डाई एटॉमिक के लिए होता है 5। पॉलीएटॉमिक के लिए जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए 7 होता है बाय द वे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मोनोएटॉमिक और डाईएटॉमिक के लिए कितना होता है वो पता होना चाहिए। और एक होता है ये देखो एनर्जी। अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी भी गैस का एनर्जी कितना है, तो तुम इससे बताते हो कि कोई भी गैस में एनर्जी कितना है, तो तुम सिंपल बोल सकते हो F/2 kT। एफ क्या है? एफ है तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और के क्या है? के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ओके। एक तो ये आता है तुम्हारा, और फिर एक कॉन्सेप्ट आता है VRMS। रूट रूट मीन्स पर वेलोसिटी कितनी होती है। इसकी वैल्यू अगेन होती है 3 kT/m। के अगेन क्या है यहाँ पर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ओके, और ये 10th क्वेश्चन में काफी सारे फॉर्मूलाज यूज हुए, तो इसे जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तभी बता दूंगा अच्छे से। ओके, वो सारे फॉर्मूलाज वहां पर देखेंगे अच्छे से और वहीं पर नोट कर लेंगे। और बाकी अगर देखें तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पूरे 11th का हम लोग देखे तो पूरे 11th केमिस्ट्री फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर्स में PV = NRT। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है? इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। इसमें P क्या होता है? प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, और R तुम्हारा कांस्टेंट होता है, और T होता है टेम्परेचर एट केल्विन। ओके, ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब अगर कोई भी टेम्परेचर मान लो तुम्हारे पास 23 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और तुम्हें कोई कहे कि इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन में चाहिए, तो क्या करोगे? बस कुछ नहीं, 23 प्लस किसी भी सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 23 को 273 से हम ऐड कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास 300 केल्विन। ठीक है, अभी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। और कोई कॉन्सेप्ट अगर साथ में इनकाउंटर करेंगे तो वो एक्सरसाइज में हम लोग देख लेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एचटीपी। ओके, तो एचटीपी क्या होता है? सबसे पहली बात, एचटीपी एचटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पर क्या लेते हैं हम, और प्रेशर क्या लेते हैं? अगर कोई भी मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होती है, मतलब अगर कहीं पर लिखा है कि कोई भी मॉलिक्यूल तुम्हारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर है, estimate the fraction of molecular volume to the actual volume occupied by oxygen gas at STP। ओके, हाँ तो क्या एसटीपी? हाँ, कोई भी अगर कोई भी गैस एसटीपी पर अगर तुम्हें दिया हुआ क्वेश्चन में, तो उसमें हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू मानते हैं 273 केल्विन, और प्रेशर मानते हैं 1 एटमोस्फेयर। अब तुम्हें पूछा है कि अगर कोई, हाँ यहाँ पर सबसे पहली बात तो अगर कोई गैस है, एक कंटेनर है ऐसा, और इसमें गैस भरी हुई है। गैस कैसे भरी होती है? गैस तो बिल्कुल फैली हुई होती है ऐसे, गैस बिल्कुल फैली हुई थी कंटेनर में। तुम जितना ही बड़ा कंटेनर बनाओगे, अगर ये बड़ा कंटेनर है और ये सेम गैस को इसमें हमने डाल भी दिया, तो वो सेम गैस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी फिर से। तो एक्चुअली सेम गैस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पर। अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पर वॉल्यूम की आती गैस की V1, और यहाँ पर वॉल्यूम हो गई V2 हो गई, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो मॉलिक्यूल्स होता है वो फैल फैल कर पूरे कंटेनर का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो कर लेते हैं, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो कितना है, ये कंटेनर है सेम, ये वाला कंटेनर ही सेम बना रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये कंटेनर है, तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी तो वॉल्यूम बहुत ही कम होगी, लाइक बिल्कुल मिलियंस ऑफ फ्रैक्शन में होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल का तो रेडियस काफी कम होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है।
अराउंड इतना कुछ होगा एक्चुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। ये तो बस फैल कर पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया। तो तुमसे पूछा कि इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम का रेशियो क्या है, ठीक है। और तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 3 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की एंगस्ट्रॉम से अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10, ठीक है। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। डायमीटर तुम्हें दे रखा है 3 × 10 की पावर, और तुम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो, इसे डिवाइड कर दोगे 2 से। ओके, अगेन और एक कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है, जिसे हम लोग एन एवोगाड्रोस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है ये एन ए, क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ मोल। अगर तुमसे कोई पूछे कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23 मोल मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में, ठीक है। ओके, तो अगर हमें एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है तो एक एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का क्या होगा वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल को हम लोग स्फेयर कंसीडर करते हैं और इसका रेडियस कुछ होगा, जो कि होगा डायमीटर दे रखा है 3, तो रेडियस क्या होगा 3/2 एमस्ट्रॉन्ग, 1.5 एमस्ट्रॉन्ग हो गया रेडियस। और स्फेयर की वॉल्यूम की फॉर्मूला लगा दिया हमने 4/πr³, ये आ गया हमारे एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। और हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल है, 6 इतने 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल यहाँ पर जो वॉल्यूम है सारे मॉलिक्यूल्स का मिला के टोटल कितना वॉल्यूम है, वो आ जाएगा हमारे पास 8.51 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 लीटर। ओके, अब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब जो गैस फैल कर एक कंटेनर में कितना हो जाता है। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास दे रखा है कि एसटीपी पर है, तो एसटीपी पर कोई भी वॉल्यूम क्या होता है। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है कि एसटीपी पर हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, एसटीपी पर हम लोग वॉल्यूम लेते हैं दिस 22.4 लीटर लेते हैं एसटीपी वॉल्यूम। तो कहीं भी क्वेश्चन में दिया रखा है एसटीपी पर है तो मतलब 22.4 लीटर है उसकी वॉल्यूम, ठीक है। बस हमारे पास ये भी आ गया, वी मोलर आ गया और वी एक्चुअल आ गया। बस हमें ये करना है, डिवाइड करना है फ्रैक्शन निकालने के लिए। ये डिवाइड कर दिया हमने, वी एक्चुअल बाई वी मोलर कर दिया, यहाँ से आ गया हमारे पास 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4, अराउंड 4 × 10 की पावर 4 हो गया ये रेशियो आ गया हमारे पास। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, molar volume is the volume occupied by 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure. ओके, सो अगेन हाँ, जैसे मैंने अभी बोला कि एसटीपी पर वॉल्यूम क्या होता है 22.4, तो तुम्हें यही प्रूफ करना है कि ये 22.4 कहाँ से आ रहा है। तो एक हमें दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, एक सबसे पहली बात तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ये वाला फॉर्मूला सब जगह यूज होगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसकी इक्वेशन क्या होती है, मतलब हाँ ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब तुम्हें यहाँ से क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तुम्हें यही प्रूफ करना है ना वॉल्यूम। और एसटीपी है मतलब 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, और टेम्परेचर यहाँ पर डालेंगे 300 केल्विन डालेंगे, सॉरी 270, यहाँ पर मैंने 300 पता है, हाँ 273 केल्विन, 273 केल्विन डालेंगे टेम्परेचर। और आर की वैल्यू में पता है 8.31 होती है। और बाकी एन हमने एन यहाँ पर 1 रखना है क्योंकि 1 मोल दे रखा है। बस यहाँ पर हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया, वी की वैल्यू RT/P, यहाँ पर सारे वैल्यूज डाल दो बस। P 1 एटमोस्फेयर है, तो 1 एटमोस्फेयर से पास्कल में कन्वर्ट कर लिया, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया ये, और फिर यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया। तो वॉल्यूम निकालोगे तो यहाँ से 22,400 ml जो कि 22.4 लीटर आती है, ठीक है। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एसटीपी पर वॉल्यूम जो होती है वो 22.4 लीटर होती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर 12.8, ओके, तो ये ग्राफ है जिसपे एक डॉटेड लाइन है और दो ए, इतना वन वन मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 kg ऑफ ऑक्सीजन है, और उसका ग्राफ प्लॉट कर किया गया PV/T वर्सेस P पर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो एक टेम्परेचर 1 पे ग्राफ ऐसा आया, टेम्परेचर 2 पे ग्राफ ऐसा आया। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज द डॉटेड लाइन सिग्निफाई। डॉटेड लाइन सिग्निफाई क्या करे, सिंपल पीवी आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, पीवी इक्वल्स एनआरटी। हमें PV/T चाहिए, तो यहाँ से PV/T इक्वल्स एन आर
अब किसी एक गिवन गिवन गैस के लिए उसका नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेगा और आर तो कांस्टेंट ही, मतलब पीवी बाई टी कांस्टेंट है। अब यहाँ से ये अगर कांस्टेंट है, ओके सिंपल, तो ये जो वैल्यू है ये तुम्हारी ये कांस्टेंट आ गई। कांस्टेंट है मतलब उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, तो बस ये ऐसे कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब ये क्या, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या डिनोट कर रहा है? आइडियल गैस बिहेवियर डिनोट कर रहा है ये। तो ए का आंसर हो जाएगा आइडियल गैस बिहेवियर। ए पूछा है कि व्हाट डज द डॉटेड लाइन सिग्निफाइज, तो ये आइडियल गैस बिहेवियर। ओके, पी क्या पूछा है कि विच इज ट्रू, T1 ग्रेटर देन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो T2 है ये आइडियल गैस से ज्यादा डिविएट कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखोगे तो ज्यादा डिविएट कर रहा है, और T1 आइडियल गैस से कम डिविएट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जब देखोगे प्रेशर, जब हमने ये प्रेशर जो अब यहाँ पर जब हमने जीरो कर दिया, तो दोनों के दोनों गैसेस आइडियल गैस की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। आइडियल गैस का भी यहीं पर है और दोनों गैसेस दोनों टेम्परेचर पर भी यहीं पर है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, हाई हो, तो हमारा जो गैस होता है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो टेम्परेचर, अगर हम प्रेशर बिल्कुल ही जीरो कर दिए तो बिल्कुल ही आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। और टेम्परेचर, ये वाला जो ग्राफ है ये आइडियल गैस से कम डेविएट हो रहा है। आइडियल गैस से अगर ये कम डेविएट हो रहा है मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा तभी तो आइडियल गैस से वो आइडियल गैस के अराउंड होगा, मतलब आइडियल गैस से कम डेविएट होगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये कम डेविएट हो रहा है और ये T2 काफी ज्यादा डेविएट हो रहा है, मतलब T1 जो है T2 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर कम डेविएट होता है आइडियल गैस से, मतलब यहाँ पर T1 T2 से ज्यादा होना चाहिए। बी का आंसर होगा T1 T2 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीवी बाई टी वेयर द कर्व्स मीट ऑन द वाई एक्सिस। ओके, तुम्हें इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तो इसमें सिंपल कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें बस क्या करना है कि सिंपल वो इक्वेशन लगाना है, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स एन आर टी। यहाँ से अगर तुम n की वैल्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर तुम n की जगह यहाँ पे इन्होंने u यूज किया है, n यूज, कोई कुछ भी यूज कर सकते हैं, n भी यूज कर सकते हैं, n इनका इसका मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू यू आर टी किया है, मैंने एनआरटी लिखा था, पीवी इक्वल्स टू यू आर टी के दोनों कर सकते हैं यूज। पीवी इक्वल्स टू यू आर टी लगाया, फिर यहाँ से u की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू निकालोगे तो पीवी बाई आर टी आएगा, और यहाँ पर तुम p की वैल्यू डाल सकते हो, एसटीपी पर है ना। यहाँ पर तुम्हें प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, अगर एसटीपी दे रखी हो तो तुम निकाल सकते थे। यहाँ से मोल मोल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, यहाँ पर ये देखो तुम्हें ये दे रखा है, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस दे रखा है। ठीक है, तो तुम्हें मास ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर दे रखा और तुम्हें पता है कि एक मोल ऑक्सीजन, एक मोल ऑक्सीजन की मास क्या होती है, 32। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने वही किया है, जो टोटल मास है उसे डिवाइड कर दिया ऑक्सीजन के मोलर मास से, तो यहाँ से नंबर ऑफ मास आ जाएंगे, क्योंकि एक 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 मोल की अगर मास ये है और हमारे पास अवेलेबल मास ये है, और हमें निकालना है कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो बस अवेलेबल मास से डिवाइडेड बाय मोलर मास करोगे, तो ये आ गया हमारे पास 1/32, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन का कितने मोल्स अवेलेबल है, 1/32। अब तुमसे क्या करना है, पीवी वैल्यू ऑफ पीवी बाई टी निकालना है। यहाँ से पीवी बाई आर, पीवी बाई पीवी इक्वल्स टू एन आर टी है, यहाँ से अगर तुम्हें पीवी बाई टी चाहिए तो क्या आएगा, पीवी इक्वल्स टू यू आर, पीवी इक्वल्स टू यू आर, और यू आर में से यू की वैल्यू तुम्हें पता है, आर तो कांस्टेंट, आर की वैल्यू पता है, यहाँ पर यू की वैल्यू डालो और आर की वैल्यू डाला, यहाँ से आगे तुम्हारे पास पीवी बाई टी की वैल्यू 0.26 जूल पर केल्विन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओके, तो तुमसे पूछा कि हाइड्रोजन के कितने मास के लिए सेम पीवी बाई टी का वैल्यू आएगा। तुम अगेन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, पीवी यहाँ पर देखो एन से यूज किया है, पीवी बाई टी, पीवी इक्वल्स टू एनआर टी, अगर एनआर की वैल्यू चाहिए तो पीवी बाई टी इक्वल्स एम बाई, ये कहाँ से आ रहा है, एम बाई 2.202 कहाँ से आ रहा है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स,
और हाइड्रोजन का हमें क्या चाहिए, कितना मास लगेगा सेम पीवी/टी के वैल्यू के लिए, और हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 2.02 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहीं से आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर डाला और आर की वैल्यू 8.31 डाली, तो यहाँ से आ गया हमारे पास पीवी/टी की वैल्यू 0.26, ठीक है। मतलब ये हमें चाहिए सेम पीवी, मतलब क्वेश्चन ने पूछा कि सेम पीवी/टी के लिए तुम्हें क्या मास चाहिए, तो हमें ये एम निकालना है, तो इसलिए हमने इससे इक्वेट कर दिया पीवी/टी से, जितना पीवी/टी चाहिए हमें। तो यहाँ से हम एम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आ जाएगा 6.32 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² ग्राम। ओके, तो तुम्हारे पास एक फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर था 30 लीटर का, और उसमें उसकी प्रेशर थी 15 और टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसे तुमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आफ्टर सम ऑक्सीजन, इससे कुछ ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है सिलेंडर से, तो जो प्रेशर है वो 11 atm हो जाता है और टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट। ओके, तो तुम्हें बताना है कि कितना ऑक्सीजन निकाला गया होगा इससे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमें तो मास निकालते तो अभी डायरेक्ट सकते नहीं है। मास निकालने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले गए थे ऑक्सीजन की इससे वो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर वगैरह की वैल्यू है, तो नंबर ऑफ मोल्स की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो ऑक्सीजन का मास हमें पता है, ऑक्सीजन का मास पता है, तो उससे हम लोग कितना मास निकाला गया तो वो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, V1 30 लीटर, इसे हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। सेम P1 था, प्रेशर इनिशियल था 15 atm, इसे न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर इनिशियल टेम्परेचर थी 27 डिग्री सेल्सियस, उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इससे ऐड कर दिया, 300 केल्विन आ गई। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, अगेन वो PV इक्वल्स URT वाला फॉर्मूला, U एंड कुछ भी लिख सकते हो, दोनों नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। यहाँ पर U यूज किया है, U इक्वल्स टू P1V1/RT1 हो जाएगा, और यहाँ से सारे वैल्यूज डाल दो। यहाँ पर तुम्हारे आगे नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स, मतलब यहाँ पर कितने मोल्स थे शुरुआत में, और अब फिर क्या हुआ फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर क्या, मतलब जब मोल्स निकाल लिया फिर यहाँ पर प्रेशर कितना था 11 atm, उसे न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फाइनल वॉल्यूम कितनी बची, फाइनल वॉल्यूम तो कुछ यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखो क्या होगा, कुछ यहाँ पर कंटेनर था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे फैली हुई थी। अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब गैस फैला हुआ होता है, इससे तुम अगर कुछ गैस निकाल भी लोगे तो जो बची क्या गैस होगी वो फिर से सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। तो मतलब तुम जब तक गैस रहेगी वो पूरा वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करती है किसी भी कंटेनर में, तो वॉल्यूम में चेंज तो आने वाला नहीं है, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। अगेन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस हो गई थी, तो उस पर 273 ऐड करके केल्विन में निकाल दिया, और फिर नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे वो ये फिर सेम फॉर्मूला से निकाल लिया हमने, 13.9 बचे, ठीक है। इतने मोल्स थे और इतने मोल्स बचे, तो कितने मोल्स निकाले गए होंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, दोनों को माइनस करके हमारे से पता चल गया 4.4 मोल्स निकाले गए थे। तो अब 4.4 मोल्स, अगर n इक्वल्स मास हमारे पास कितना, हमारे पास जो मास है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये मास हमारे पास कितना मास निकाला गया था, क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, और ये n हमारे पास 4.4 है, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर मास 32 है, 32 ग्राम। तो बस यहाँ पे हमारे पास आ गया ये आ गया हमारे पास कितना मास निकाला गया था, 0.141 kg निकाला गया था। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर होता है कि ये अगर वाटर का सरफेस है और वाटर नीचे तक है बिल्कुल, तो यहाँ पर जो प्रेशर है P, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि ये वाटर के बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P0 से डिनोट करते हैं। और अगर उसके H हाइट नीचे, कुछ H हाइट नीचे हमें प्रेशर जानना है, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, तो वो होता है रो P0। सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो P0 प्लस रो, रो क्या है वाटर की डेंसिटी, रो W कर लेते हैं, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन H, ये जो हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी पॉइंट H नीचे पॉइंट तक हमें अगर ये प्रेशर चाहिए तो P0 प्लस ये रो नहीं है P है, ये P है, P0 प्लस रो WH, रो क्या है वाटर की डेंसिटी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इरेज करने की जरूरत है कोई बात नहीं। तो तुम्हें दे रखा है कि एक 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम की वाटर यहाँ से ऊपर आती है, 40 मीटर ऊपर आ जाती है, सरफेस पर आ जाती है,
तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर था 12 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर सरफेस पे आने के बाद टेम्परेचर हो गया, सरफेस के आने के बाद टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो तुमसे पूछा है कि इसका वॉल्यूम में क्या इंक्रीज आया होगा, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर जो वॉल्यूम थी वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब आ गया। और प्रेशर ऑन दी बबल, सबसे पहले तो प्रेशर ऑन दी बबल यहाँ पर कितना था, यहाँ पर क्या होगा, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है प्लस ये वाला प्रेशर, सेम वही किया है, प्रेशर ऑफ वाटर प्लस एटमोस्फेयर, प्रेशर ऑफ वाटर होता है ρgh, ठीक है, ये वाला क्वांटिटी, ये ρgh प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होता है, पी नॉट की वैल्यू ये है 1.01, ये 1 एटीएम की वैल्यू 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ और वाटर की डेंसिटी 1000 डाल दो, जी 9.8, एच कितना है हमारे पास 40 मीटर राइज किया तो 40 प्लस दिस, हमारे पास ये आ गया प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, नीचे। और उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पे कितना था 12 डिग्री सेल्सियस, उसे 273 से प्लस ऐड कर दो तो 285 केल्विन आ गया वो। और अल्सो अब प्रेशर आउटसाइड द लेग कितना है, ये तो पी नॉट के बराबर होगा, आउटसाइड द लेग तो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट, जो कि ये होता है 1 एटमोस्फेयर 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एटीएम होता है। और टेम्परेचर यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड कर दो, 273 से ऐड करके ये आ गया हमारे पास केल्विन में कन्वर्ट। और वॉल्यूम हमसे पूछा कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं करना, अब पीवी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं हुआ, जो वाटर का वॉल्यूम यहाँ पर था उसे ही कंसीडर कर रहे हैं, यही वाटर ऊपर आया है तो कितना वॉल्यूम वो पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम ही वाटर है, ये कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट ही है, तो देखा जाए तो पीवी बाई टी कांस्टेंट होगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। तो जो यहाँ पर पीवी बाई टी था वो यहाँ पर पीवी बाई टी होगा, तो जो इनिशियल पी वन बाई वी वन बाई टी वन यहाँ पर, और P2 V2 बाई T2 यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल जो PV बाई T था वो फाइनल PV बाई T का बराबर होगा। यहाँ से V2 निकाल लो क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज तो है, यहाँ पर बस हमें वॉल्यूम यहाँ पर चाहिए जो कि V2 है, यहाँ से V2 निकालो ये आ जाएगा, और यहाँ पर सारे वैल्यूज डाल दो, ये आगे तुम्हारे पास 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶, ठीक। अब 6th क्वेश्चन क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्लूसिव ऑफ दिस इन अ रूम कैपेसिटी ऑफ दिस। ओके, ये तो काफी इजी है, यहाँ पे तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो यहाँ से क्या करना है, बस नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो सारे वैल्यूज दे रखे हैं, तुम्हारे पास वॉल्यूम दे रखी है, ये टेम्परेचर दे रखी है 27, इसे अगर तुम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहो तो ऐड कर दो 273, तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन, और एटमोस्फेयर 1 एटमोस्फेयर प्रेशर दे रखी है, ठीक है। तो बस यहाँ से तुम ये निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स कितने, पूरे पूरे रूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर पी की वैल्यू डाल दो, वी की वैल्यू डाल दो 25, आर की वैल्यू तो ये होती है, और टी की वैल्यू 300 केल्विन, यहाँ से आगे तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स आ गई है। और टोटल मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मतलब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर एक मोल देखे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na, एवोगाड्रोस नंबर, ये Na की वैल्यू होती है ये 6.097 मल्टीप्लाई बाय 10⁶, तो n मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na। तो तुमसे यही तो पूछा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया, बस हमें ये, अब हमें चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही किया हमने, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास वैल्यू 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मॉलिक्यूल्स है एयर में प्रेजेंट, ठीक, इस रूम के अंदर सिर्फ। ओके, अब 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर हीलियम। ओके, ये भी काफी इजी है, इसमें बस तुम्हें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था कि एक एनर्जी, एक गैस की एनर्जी कितनी होती है, F/2 kT, और F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर दे रखा है कि हीलियम, हीलियम क्या होता है, मोनो एटॉमिक गैस, तो यहाँ पर F की वैल्यू 3, यहाँ पर F की वैल्यू 3 डाल दो, यहाँ पर आगे 3/2 kT, और K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है ये, ठीक है।
अब तुमसे पूछा है रूम टेम्परेचर है, बस तुम्हें अब क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें के की वैल्यू पता है 3/2 पता है, बस टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू डालती जानी है। सबसे पहले पूछा है कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, तो यहाँ पर इन्होंने 300 केल्विन डाला, आ गया हमारे पास आंसर एनर्जी। और फिर पूछा है सन मतलब 6000 केल्विन, 6000 केल्विन मतलब ये, यहाँ पर फिर से टेम्परेचर की वैल्यू डाली, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। फिर पूछा है 10 मिलियन केल्विन, अगेन यहाँ पर 10 मिलियन मतलब 10 की पावर 7 डाला टेम्परेचर की वैल्यू, ये आ गया हमारे पास आंसर। बस कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है ये कि गैस की एनर्जी कितनी होती है, ये होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, F/2 kT होती है, और F क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, और K क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट ये, और T क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, तो 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव गैस एंड सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके ओके, 3 गैसेस है, 3 कंटेनर्स में 3 गैसेस है, और तीनों का टेम्परेचर, प्रेशर और इक्वल कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तीनों का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों का सेम है। तो वैसे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर तुम वो लगाओ, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स एन आर, अगर यहाँ से एन की वैल्यू निकाले तो वो क्या आएगा, आर टी। तो मैं यहाँ पे दे रखा है पी वी बाई टी, ये कांस्टेंट है, तीनों तीनों कंटेनर्स में सेम है, तो ये कांस्टेंट हो गया, और आर भी कांस्टेंट है, मतलब एन कांस्टेंट, ये पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट है, मतलब एन भी कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर एन कांस्टेंट है तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ, एक एन में होते हैं एन ए मॉलिक्यूल्स। तो लेट्स से अगर एन ही कांस्टेंट है, अगर नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन, मतलब ये वाली वैल्यू तीनों के लिए सेम है, क्योंकि पीवी और टी ये तीनों के लिए सेम है, और आर तो सबके लिए सेम होता है, तो ये वाली वैल्यू सबके लिए सेम है, मतलब सब में नंबर ऑफ मोल्स सेम है। नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो गए, क्योंकि एक मोल में एन ए मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें पूछा है फिर, हाँ तुमसे वही पूछा है कि क्या वो कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये वाला था, डू द वेसल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो हाँ इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे सब में, इसमें सेम होंगे, सेम तीनों में सेम होंगे। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम इन द 3 केसेस। तुम्हें यहाँ से वी आर एम एस का फॉर्मूला मैंने रिवीजन करते हुए बताया था, वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है ये, रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये 3/3 kT/m का स्क्वायर रूट। के क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी क्या होता है, टेम्परेचर, एम क्या होता है, मास। तो यहाँ से तुम्हें बताने है कि क्या तीनों के लिए सेम है क्या वो, तीनों के लिए सेम, अगर सेम नहीं है तो किसका सबसे बड़ा है, किसका सबसे ज्यादा वो है रूम टेम्परेचर, किसका सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो ये वाला फॉर्मूला से तुम देख सकते हो कि टेम्परेचर तो तीनों के लिए सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है, और ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट है, तो ऊपर का पूरा कांस्टेंट है। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि वी आर एम एस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट एम के, वी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, ठीक है। अब मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी ये वी आर एम एस सबसे कम होगी, और जिसकी मास सबसे सबसे कम होगी उसकी वीआरएस में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर कौन कौन से गैसेस है, नियोन है, क्लोरीन है, और हेक्साफ्लोराइड है। और तुम्हें मासेस दे रखनी चाहिए, यहाँ पर नहीं दे रखी, क्या मास नहीं दे रखी है, लेकिन हमें पता है कि नियोन का मास सबसे कम होता है, ठीक है, नियोन का मास सबसे कम होता है, मतलब अगर मास सबसे कम है नियोन का, मतलब वीआरएम उसके सबसे ज्यादा होगी, इसका आंसर क्या हो गया, नियोन, ठीक है। At what temperature is the root mean square speed of an atom in an argon gas cylinder equal to the RMS speed of a helium gas atom at -20 degrees Celsius? Okay, cylinder.
तो तुम्हारे पास दो दो गैसेस दे रखे हैं और तुम्हें बताना है कि दोनों का रूट मीन स्क्वायर स्पीड कब इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो सी और सी डैश दो वेलोसिटी मानते हैं और सी को हम लोग बोल देते हैं कि आर्गन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड है और सी डैश हीलियम की रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। ये कैलकुलेशन के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें दे रखा है कि एटॉमिक मास ऑफ आर्गन हमारे पास 39.9 यू है और एटॉमिक मास ऑफ हीलियम मतलब एम हमारे पास 39.9 हो गया और एम डैश क्योंकि डैश हम यूज कर रहे हैं हीलियम के लिए इसलिए एम डैश 4 हो गया और टी ये हीलियम का दे रखा है और हीलियम गैस एट दिस ओके हीलियम का हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है और तुम्हें पूछा है कि आर्गन का टेम्परेचर क्या होगा। तो टी डैश दे रखा है हमारे पास ये टी टी हमें जानना है और ये टी डैश यहाँ पर डैश लगा लो टी डैश ठीक है। टी डैश हमें यहाँ पर -20 डिग्री सेल्सियस दे रखी है मतलब -20 + 273 करोगे तो ये आ गया हमारे पास केल्विन में 253। अब अगेन अब हम वी आर एम एस का फॉर्मूला लगा दोगे ये वाला 3 RT/m। यहाँ पर हमने दूसरा यूज किया था कहाँ गया ये 3 kT/स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है ये एटॉमिक मास होता है नहीं सॉरी एटॉमिक मास नहीं होता वो एक्चुअली यहाँ पर एम की वैल्यू दो ये वाला एक्चुअली एटॉमिक मास है ये वाला मास होता है जो तुम्हारे पास मास प्रेजेंट है। ओके फॉर्मूला में कुछ गलती नहीं हुई यहाँ पे जो ये स्मॉल एम होता है ये वो होता है तुम्हारा एटॉमिक मास और ये जो यहाँ पर कैपिटल एम है ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास है। कैसे देखो अगर वी आर एम एस √3 kT/m है तो के को एक फॉर्मूला होता है के को हम लोग जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है इसे हम लोग R/Na भी लिख सकते हैं ठीक है। आर आर जो तुम्हारा कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट और Na है एवोगाड्रोस नंबर मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ये नंबर ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर ये डाल दो तो क्या आएगा इक्वल्स टू √3 RT/m मल्टीप्लाइड बाई Na। अब तुम अगर एटॉमिक मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ठीक है। तो वही ये कैपिटल एम से डिनोट करते हैं तो वही मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे दे रखा है ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसके दो फॉर्मूला होता है एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये 3 RT/कैपिटल एम वाला ये कैपिटल एम ठीक है। दोनों यूज कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये वाला इससे डिराइव होता है के की वैल्यू R/एवोगाड्रोस नंबर होता है। तो यहाँ से अगर तुम आर्गन की स्पीड निकालने की कोशिश करोगे सी जो हम सी से डिनोट कर रहे हैं वो वी रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे 3 RT/कैपिटल एम। यहाँ पर डाल दो सारे वैल्यूज RT टेम्परेचर की वैल्यू हमें चाहिए आर की वैल्यू तो हमें पता ही है और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास डाल दिया 39.9 और सी डैश में निकालोगे सेम 3 RT-/m डैश। यहाँ पर टी डैश हमें ये वाला डालना है -20 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करके ये वाला टी डैश डालना है और एम डैश क्या है यहाँ पर हमारे पास 4 यहाँ पर 4 डालोगे तो ये आ गया हमारे पास सी डैश की वैल्यू। और तुमसे क्या पूछा है कि टेम्परेचर के टी की वैल्यू निकालनी है ना बस इसकी वैल्यू निकालनी है। और तुम्हें ये भी दे रखा कि एट व्हाट टेम्परेचर ये जो दोनों का रूट मीन स्क्वायर दोनों गैसेस का रूट मीन स्क्वायर इक्वल हो जाए इक्वल होना चाहिए मतलब ये सी इक्वल टू सी डैश हो जाना चाहिए। तो सी हमने ये निकाला था और इसे इक्वल करते इससे यहाँ से बस देखो एक ही कॉन्स्टेंट यहाँ से आर आर तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएंगे आर की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है 3 भी कैंसिल हो जाएंगे इनफैक्ट। और यहाँ से बाकी टी की वैल्यू तुम निकाल सकते हो बाकी सारे नंबर से यहाँ से टी की वैल्यू निकाल आई 2523.7 केल्विन ओके ये हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा ये काफी कॉन्सेप्चुअल है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि estimate the mean free path and collision frequency in a nitrogen molecule in a cylinder containing nitrogen at this and temperature this. Okay, take the radius of a nitrogen molecule to be roughly 1 angstrom. Compare the collision time with the time the molecule moves freely between two successive collisions. सबसे पहले तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है
फ्री मीन पाथ का। जब भी किसी, यहाँ पर एक पाइप दे रखा है ना, पाइप सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं ब्राउनियन मोशन करते हुए, ठीक है। तो जब भी ब्राउनियन मोशन कर रहा है तो ये जो सारे पाथ होते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे यूनिफॉर्म हो, ऐसे ऐसे जाते रहते हैं बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ऐसे जाते रहते हैं। तो तुम्हें पूछा है कि मीन फ्री पाथ क्या है, तो मतलब कितने, जो एक पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट है वो एवरेज कितना कितना डिस्टेंस कवर करता है। मतलब अगर ये देखे तो ये वाला बड़ा है, ये फिर छोटा होता है कुछ, फिर बड़ा छोटा बड़ा ऐसा होता होता है। तो मैं एवरेज निकालना है, एवरेज डिस्टेंस क्या कवर होता है एक दो कॉलिजन के बीच में, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला होता है उसका। ये हो गया, इसे हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, और ये एन स्टार, एन स्टार ये बताऊं क्या है, डी स्क्वायर, डी तुम्हारा डायमीटर है जो भी जिस कंटेनर के अंदर हो, ठीक है, और एन स्क्वायर क्या है, ये तुम्हारी पार्टिकल डेंसिटी होती है, मतलब तुम्हारे जितने नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तुम्हारा टोटल वॉल्यूम क्या है। अब यहाँ से तुम सारे इसमें सारे कुछ सारे वैल्यूज डाल सकते हो। यहाँ पर क्या, सबसे पहले तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी करके यहाँ से हमने, और फिर एनआरसी से एनआरटी से एनकेटी कैसे आया, एन आर टी, एन क्या होता है तुम्हारा, नहीं अगर हमें एनआरटी से, अभी हमने देखा था कि के क्या होता है, आर बाई एन ए, अगर हमें यहाँ से ये चाहिए, आर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, के एन ए, एन मल्टीप्लाइड बाई एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर सेम देख रहे हो, आर से हमने कहाँ पर ले आया, एन पर ले आया, और के बच जाएगा बस एक, आर की जगह हम ये डालेंगे, आर की जगह डालेंगे के एन ए, और एन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा एन से बन जाएगा ये, और के बच जाएगा, तो बस वही लिखा है हमने, एन के टी, पीवी इक्वल टू एन के टी। यहाँ से हमारे पास एन बाई वी की मतलब, एन बाई वी मतलब ये एन स्टार पार्टिकल डेंसिटी की वैल्यू आ गई, पी बाई के टी, ठीक है। और यहाँ से अगर हम मीन फ्री पाथ की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पर एन स्टार की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये आ गया है सारी कैलकुलेशन है बस, और यहाँ पर सारी वैल्यू डाल दो, फिर के की वैल्यू बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी कितना दे रखा है 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब उस पर 273 ऐड करोगे तो 290 केल्विन, और रूट टू की वैल्यू 1.414, पाई की वैल्यू 3.14, ये पी है, पी दे रखा है 280, हम तो इसे न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करा, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये आगे न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में प्रेशर, और ये डायमीटर, डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तुम्हें दे रखा है। अगर रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2, 2 एमस्ट्रॉन्ग आ गया तुम्हारे पास डायमीटर मॉलिक्यूल का, और एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई -10 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10 मीटर, ओके। और तो फिर तुम यहाँ से डाल सकते हो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10, यहाँ पर ये डाल दो, और फिर डी का स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पर स्क्वायर भी डाल दो, ये सब कुछ कैलकुलेट करके तुम्हारे पास मीन फ्री पाथ की वैल्यू ये आ जाएगी 1.11 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7 मीटर, ये आ गया मीन फ्री पाथ की वैल्यू। और क्या पूछा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछा है, मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर तुम्हारा कोलिजन ऐसे ऐसे हो रहा है कंटेनर के अंदर, तो दो कोलिजन होने के बीच में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, वही होगी तुम्हारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक मिनट, अगर ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी हुई तो नहीं, एक्चुअली ये जो टाइम हो गया, ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया, ये दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम लग रहा है वो तो टाइम पीरियड हो गया। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हमें पता है कि एसएचएम वाले चैप्टर से पता है फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये मीन पाथ तो हमें पता चलिए क्या होता है लैम्डा एम, ये मीन पाथ तो लैम्डा एम होता है, डिवाइडेड बाई जो एवरेज वेलोसिटी रहेगी पूरे में, उसकी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर भी कंसीडर करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी डाल देंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई एवरेज वेलोसिटी, ये आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड, ओके।
अगर ये टाइम पीरियड आ गया तो फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही क्या है, वी ये वाला ऊपर आ गया है रेसिप्रोकल करके, और ये वाला नीचे आ गया है। यहाँ पर कोलिजन फ्रिक्वेंसी ये आ गई। और वी एम क्या होता है, मतलब वी एवरेज की फॉर्मूला एक होता है, एक और कॉन्सेप्ट है ये। वी एवरेज का फॉर्मूला ये होता है 8 RT। एक वी आर एम एस होता है, उसका होता है 3 kT/m, और 3 kT/m, या 3 RT/M। और एक वी एवरेज होता है, उसका फॉर्मूला होता है 8 RT/πM। इसे तुम स्मॉल एम वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, आर की वैल्यू k/n डाल के। वो सब तो नहीं, के की वैल्यू r/n है, तो आर की वैल्यू k मल्टीप्लाइड बाई n डाल के वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो वी एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। ये वी एवरेज का फॉर्मूला, यहाँ पे सबसे पहले तो वी एवरेज क्या आएगा, 8 R पता है हमें, टी क्या है, टी यहाँ से डालोगे 290 केल्विन डालोगे, पाई की वैल्यू 3.14 डालोगे, और मास क्या है, नाइट्रोजन दिया है हमारे पास, नाइट्रोजन दिया है ना, हाँ नाइट्रोजन। इसका मास है 28 यू में, मतलब ग्राम में। तो अगर उसे केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 0.028 kg। और फिर यहाँ पर सारे वैल्यूज डाल के हमारे पास जो वी एवरेज की वैल्यू है 468 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर तुम्हारे ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे करके, तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ वेलोसिटी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक V1 V2 V3 V4 ऐसा रहा होगा। तो सबका सबका सम करके डिवाइडेड बाय टोटल जितना भी हमने वैल्यू देखी थी वो कर दिया, तो वी एवरेज आ गया। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि वी एवरेज ना हो, यहाँ वी एवरेज नहीं हो, लेकिन हम पूरा को कंसीडर करेंगे तो हम उसे मान सकते हैं कि टोटल यहाँ से यहाँ वी एवरेज वेलोसिटी में वो ट्रैवल की है। ओके, तो ये वी एवरेज आ गया, यहाँ से हमने फॉर्मूला निकाल लिया 468 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर वी एवरेज की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, और मीन फ्री पता मैंने अभी निकाला था, ये कहाँ गया, ये यहाँ पर डाल दो। यहाँ पे हमारे पास कोलिजन फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ये डिवाइड करके ये आ जाएगी। ठीक है, 4.22 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ अब आती है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। सबसे पहले तो तुम्हें कोलिजन टाइम निकालना है। कोलिजन टाइम विद द टाइम द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली बिटवीन टू। तो कोलिजन टाइम तो हमने एक्चुअली अभी निकाला था, ये हमने फ्रिक्वेंसी निकाला था, और उससे पहले हमने क्या निकाला था, यही तो है हमारा कोलिजन टाइम। ठीक है, मतलब कहाँ गया, ये जो ट्रैवल हो रहा है, तो एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन होने में कितना टाइम लगा, वही तो टाइम पीरियड है हमारा, और वही है कोलिजन टाइम। और इसका हमने रेसिप्रोकल करके कोलिजन फ्रिक्वेंसी निकाली थी यहाँ पे। कोलिजन टाइम तो यही है हमारा। मतलब जो हमने ये वाला जो वैल्यू निकाला ना कोलिजन फ्रिक्वेंसी का, इसका तो बस वही तो रेसिप्रोकल है, यहाँ पर वी एम बाई लैम्डा में। और कोलिजन टाइम क्या होता है, लैम्डा एम बाई वी एम, लैम्डा एम बाई वी एवरेज एक ही बात। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो हमारे पास कोलिजन टाइम आ जाएगा, तो वही कोलिजन टाइम यहाँ पर लिखा है। इसी का रेसिप्रोकल क्या है, बस 1/4.2 टू मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा, तो ये कोलिजन टाइम है। ठीक है, ये हमारे पास कोलिजन टाइम तो ऑलरेडी आ गया। अब बस हमें निकालना है कि क्या है, तो कोलिजन टाइम विद कोलिजन टाइम ये है, ये इसकी जरूरत नहीं है शायद, हमें क्वेश्चन में कुछ और ही दे रखा है। मूव्स फ्रीली बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये शायद मीन पाथ के बारे में पूछ रहा है, मीन फ्री पाथ के बारे में पूछ रहा है ये शायद। तो यहाँ पे जो ये देखो, यहाँ पे जो ट्रैवल कर रहा था ऐसे, आई होप दिख रहा हो, यहाँ पे नया बना लेता हूँ। अगर ऐसा ट्रैवल हो रहा था तो तुमसे क्या पूछा, एक तो तुम्हें ये वाली वैल्यू चाहिए, टाइम दी मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो यहाँ से जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जब जा रहा था ऐसे, तो यही वाला टाइम तो है जो यहाँ पर एक कोलिजन हुआ होगा, और एक यहाँ पे कोलिजन हुआ है। और ये वाला जो टाइम है, यही तो टाइम है जो जब तुम्हारा मॉलिक्यूल फ्रीली मूव किया होगा, एवरेज एवरेज टाइम अगर देखोगे तो। और सेम ही सेम मतलब, और दो कोलिजन के बीच में भी सेम ही टाइम है। तो मतलब दोनों को बस अलग वर्डिंग की है, या तो तुम बोल दो कि ये दो कोलिजन के बीच में टाइम है, या तो तुम बोल दो कि ये उतना टाइम है जब मॉलिक्यूल फ्रीली मूव किया था इस पाथ पर। सेम, तो तुम इसे इंटर कोलिजन टाइम भी बोल सकते हो। तो हमारे पास ये आ गया, ये वाला टाइम आ गया कि कोलिजन टाइम, द टाइम द मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रीली बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये आ गया हमारे पास ये। ठीक है, और हमें अब निकालना है कोलिजन टाइम। अगर दो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल ऐसा है और एक मॉलिक्यूल ऐसा है, ये आपस में आते हैं, और जब कोलाइड करने वाले होते हैं ऐसा, तो इसकी दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल है, तो इसकी भी रेडियस आर है और इसकी भी रेडियस आर है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है अभी, 2r। और फिर कोलाइड होते हैं, ये आपस में से कोलाइड होते हैं,
लेट्स से ये आर डिस्टेंस पे कोलाइड होते हैं बिल्कुल, ठीक है, मतलब ऐसे कोलाइड होते हैं कि दोनों के बीच में आर डिस्टेंस बच जाती है बस, और फिर कोलाइड होके वापस जाने लगते हैं, मतलब फिर कोलाइड होके जब सेपरेट होते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों की वेलोसिटी इस तरह थी, कुछ आ रही थी, यहाँ पर कोलाइड हुआ और फिर ये वापस जाने लगा इस तरफ, दोनों आपस में, और फिर से दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई कि 2r हो गई, जस्ट कोलिजन के बाद, ये जस्ट कोलिजन के बाद है और ये जस्ट कोलिजन के पहले है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया मॉलिक्यूल ने, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो ये 2r था, यहाँ पर जस्ट कोलिजन टाइम स्टार्ट हो गया होगा, और फिर वो आर डिस्टेंस अंदर की तरफ जाया गया, तभी तो ये आर डिस्टेंस बचाना, सिर्फ 2r से आर कैसा आया होगा, आर डिस्टेंस अंदर की तरफ गया होगा, और फिर ये वापस आ गया आर डिस्टेंस, तभी तो 2r फिर से हो गया, मतलब टोटल यहाँ पर आर डिस्टेंस अंदर की तरफ गया, फिर आर डिस्टेंस बाहर की तरफ आ गया, टोटल मॉलिक्यूल ने कितना कवर किया, 2r, ठीक है। और 2r कवर किया, और वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी अगेन वही वी एवरेज वाला यूज करेंगे, हमने एवरेज वेलोसिटी अभी निकाली थी 468 मीटर पर सेकंड, इसे हम डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर आ जाएगा टाइम, मतलब कोलिजन टाइम, मतलब कितने टाइम तक कोलाइड हुआ, यहाँ पर जस्ट स्टार्ट हुआ तो कोलिजन, और यहाँ पर कोलिजन खत्म हो गया, कितने टाइम तक कोलाइड हुआ, तो 2r इतना डिस्टेंस कवर किया और डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर हमने लिखा 2r डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी, vm मतलब एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर 2r की वैल्यू क्या डालेंगे, अगेन यहाँ पर रेडियस की वैल्यू दे रखी है 1, तो 2r मतलब 2 एमस्ट्रॉन्ग, 2 एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10 की पावर -10 एमस्ट्रॉन्ग, 10 की पावर -10 होता है, और डिवाइडेड बाय 468, ये वैल्यू एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी, यहाँ से हमारे पास आ गया 427 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -12 सेकंड आ गया, कितनी इतनी देर तक कोलिजन हुआ था, ठीक है। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया, तो सारे क्वेश्चंस कन्वर्ट कर लिए, खत्म कर लिया हमने इसमें काइनेटिक थ्योरी में, ओके। तो होप करते हो सबको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग करेंगे और ऑसिलेशंस का करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन, ओके, थैंक यू।